हेलो दोस्तों, पटेल सर इंग्लिश क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज मैं वर्ल्ड ज्योग्राफी से कुछ प्रश्न आपके सामने रख रहा हूं जो हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, शुरू करने से पहले मैं आपको कहना चाहूँगा कि अगर मेरे चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाइए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हवा की तरफ पीठ करके खड़े होने के बाद बाईं तरफ निम्न दाब तथा दाईं तरफ उच्च दाब प्राप्त होना कौन सा नियम कहलाता है? एक बार फिर से इस प्रश्न को ध्यान से सुनिए। हवा की तरफ पीठ करके खड़े होने के बाद बाईं तरफ निम्न दाब तथा दाईं तरफ राइट साइड उच्च दाब प्राप्त होना कौन सा नियम कहलाता है? तो इसका जवाब होगा बाइज बेलेट का नियम। क्या होगा? बाइज बेलेट का नियम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कोहरा धरातल के बेहद नजदीक व्याप्त किस मेघ का उदाहरण है? कोहरा जो होता है ना जाड़े के दिनों में, तो कोहरा धरातल के बेहद नजदीक व्याप्त किस मेघ का उदाहरण है, किस मेघ का एग्जाम्पल है? तो इसका सही जवाब होगा अस्तरी मेघों का। ये अस्तरी मेघों का उदाहरण है। आगे बढ़ते हैं। सर्वोत्तम वायु परिवहन दशाएं कहाँ उपलब्ध रहती है? सर्वोत्तम, सबसे अच्छा, सबसे उत्तम वायु परिवहन दशाएं कहाँ उपलब्ध रहती है? तो इसका जवाब होगा समताप मंडल में। ठीक है, सर्वोत्तम वायु परिवहन दशाएं कहाँ उपलब्ध रहती है? समताप मंडल में। अगला प्रश्न देखिए। रेडियो तरंगों का परावर्तन करने वाली परत कहलाती है? रेडियो तरंगों का परावर्तन करने वाली परत क्या कहलाती है? आयन मंडल। यानी आयन मंडल में रेडियो तरंगों का परावर्तन होता है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। इसे ओजोन मंडल कहाँ स्थित है? बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। ओजोन मंडल कहाँ स्थित है? तो ओजोन मंडल समताप तथा मध्य मंडल के बीच में, समताप मंडल और मध्य मंडल के बीच में ओजोन मंडल स्थित है। ठीक है, अभी वैश्विक मुद्दा है ये ओजोन छिद्र जो है ना, आजकल का वैश्विक वर्ल्ड स्टेज का मैटर है ये। तो इसलिए इससे हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कोई ना कोई प्रश्न पूछा जाता है इससे रिलेटेड। तो ओजोन मंडल कहाँ स्थित है? समताप मंडल तथा मध्य मंडल के बीच में, बीचों बीच। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अरोरा ऑस्ट्रेलिया दक्षिण गोलार्ध में तथा अरोरा बोरियलिस उत्तरी गोलार्ध में दिखाई देती है। ये क्या है? एक बार फिर से इस पर ध्यान दीजिए। अरोरा ऑस्ट्रेलिया जो दक्षिण गोलार्ध में स्थित है और अरोरा बोरियलिस उत्तरी गोलार्ध में दिखाई देती है। तो ये क्या है? ये ध्रुवीय ज्योति है ना? अरोरा ऑस्ट्रेलिस दक्षिण गोलार्ध में है और अरोरा बोरियलिस जो उत्तरी गोलार्ध में दिखाई देता है। ये दोनों ध्रुवीय ज्योति है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। पृथ्वी के घूर्णन से वायु प्रवाह में विक्षेप उत्पन्न हो जाता है। तो पृथ्वी के इस घूर्णन बल को क्या कहते हैं? एक बार फिर से इस प्रश्न पर ध्यान दीजिए। पृथ्वी के घूर्णन से
पृथ्वी यानी घूमती है जब वायु प्रवाह में विक्षेप उत्पन्न होता है। जब पृथ्वी अर्थ मोशन करती है, गति करती है, घूर्णन करती है ना, तो वायु प्रवाह में विक्षेप उत्पन्न हो जाता है। तो पृथ्वी के इस घूर्णन बल को क्या कहते हैं? तो पृथ्वी के इस घूर्णन बल को कोरियालिस बल कहते हैं। क्या कहते हैं? कोरियालिस बल। ये कोरियालिस बल है। ठीक है, आगे बढ़िए। अश्व अक्षांश से डोलड्रम की तरफ बहने वाली हवाएं कहलाती है। अश्व अक्षांश से डोलड्रम की तरफ बहने वाली हवाएं क्या कहलाती है? व्यापारिक पवन। क्या कहलाती है? व्यापारिक पवन। अश्व अक्षांश से डोलड्रम की तरफ बहने वाली हवाएं व्यापारिक पवन कहलाती है। पवन मीन्स हवा। आगे देखिए, अगला प्रश्न पर ध्यान दीजिए। व्यापारिक पवनों के विकास के लिए आदर्श भौगोलिक क्षेत्र है। व्यापारिक पवनों के लिए, व्यापारिक पवनों के व्यापारिक हवा के विकास के लिए या पवन के विकास के लिए आदर्श भौगोलिक क्षेत्र कौन सा है? तो प्रशांत तथा अटलांटिक महासागर। ये प्रशांत तथा अटलांटिक महासागर। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। वह पदार्थ जो अपने तल पर पड़ने वाले संपूर्ण विकिरण का शोषण कर ले क्या कहलाता है? वह पदार्थ जो अपने तल पर पड़ने वाले संपूर्ण विकिरण का शोषण कर ले क्या कहलाता है? तो पूर्ण कृष्णिका। ये पूर्ण कृष्णिका कहलाता है। आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी के धरातल के 74% भाग पर जल का विस्तार है, जिसमें महासागरों में ही लगभग 97% जल विस्तृत है यानी फैला हुआ है, जबकि स्थल पर जल का मात्र 2.99 यानी 2.99% प्राप्त होता है। अतः वायुमंडल में जल वाष्प के रूप में उपस्थित जल की मात्रा क्या है? तो वायुमंडल में जलवाष्प के रूप में उपस्थित जल की मात्रा 0.0001% है। ये 0.00030 है, लास्ट में 1 है ना, परसेंट है। वायुमंडल में जलवाष्प के रूप में उपस्थित जल, ठीक है, कितना है? तो 0.0001%। अगला प्रश्न आपके सामने ये है। स्थल की ऊंचाई तथा महासागरों की गहराई को प्रदर्शित करने वाला वक्र क्या कहलाता है? तो ये क्या कहलाता है? उच्चता मितीय चक्र। उच्चता मितीय चक्र कहलाता है। स्थल की ऊंचाई तथा महासागरों की गहराई को प्रदर्शित करने वाला वक्र क्या कहलाता है? तो उच्चता मितीय वक्र कहलाता है। वक्र है, चक्र नहीं, वक्र है। उच्चता मितीय वक्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाद्वीपीय मग्न तट की ढाल 1 डिग्री से 30 के बीच होती है। यहाँ पर जल की औसत गहराई कितनी होती है? 100 फैदम। महाद्वीपीय मग्न तट की ढाल 1 डिग्री से 30 के बीच होती है, 30 डिग्री के बीच। तो यहाँ पर जल का औसत गहराई कितनी होती है? 100 फैदम। आगे बढ़ते हैं। महाद्वीपीय मग्न ढालों पर सागरीय निक्षेपों का अभाव पाया जाता है। इसका प्रमुख कारण क्या है?
तो इनके ढाल खड़े होते हैं। यही इनका प्रमुख कारण है, इनके ढाल खड़े होते हैं। महाद्वीपीय मग्न ढालों पर सागरीय निक्षेपों का अभाव पाया जाता है। तो ये अभाव होने का मुख्य कारण क्या है? तो इनके ढाल खड़े होते हैं, यही मुख्य कारण है। आगे बढ़ते हैं। विश्व का सबसे गहरा गर्त मेरियाना ट्रेंच स्थित है। कहाँ पे? प्रशांत महासागर में। मेरियाना ट्रेंच कहाँ पे है? प्रशांत महासागर में। ये मेरियाना ट्रेंच क्या है? तो विश्व का सबसे गहरा गर्त है। विश्व का सबसे गहरा गर्त मेरियाना ट्रेंच है, जो कहाँ पर है? पश्चिमी प्रशांत महासागर में। ठीक है ना, पश्चिमी प्रशांत महासागर में। हो सकता है विकल्प में, सब्स्टिट्यूट में आपको पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी, दक्षिणी प्रशांत महासागर दे दे, तब तो कन्फ्यूजन हो जाएगा। इसलिए इसे याद रखना होगा, पश्चिमी प्रशांत महासागर में है मेरियाना ट्रेंच। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अंग्रेजी भाषा के एस अक्षर के समान आकृति वाला महासागर कौन सा है? तो अटलांटिक या अंध महासागर। अटलांटिक या अंध महासागर है जो एस आकार का। अंग्रेजी भाषा का एस अक्षर के समान आकृति वाला महासागर कौन सा है? तो अटलांटिक या अंध महासागर, है ना। आगे बढ़ते हैं। रूम सागर, कैरिबियन सागर, बैफिन की खाड़ी, हडसन की खाड़ी, मैक्सिको की खाड़ी, बाल्टिक सागर इत्यादि किसके सीमांत सागर हैं? तो अटलांटिक महासागर के। किसके सीमांत सागर हैं? तो अटलांटिक महासागर के। एक बार फिर से इस प्रश्न को रिपीट करता हूं, ध्यान दीजिएगा। रूम सागर, कैरिबियन सागर, बैफिन की खाड़ी, हडसन की खाड़ी, मैक्सिको की खाड़ी, बाल्टिक सागर इत्यादि किसके सीमांत सागर हैं? तो अटलांटिक महासागर के। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। पूर्वी प्रशांत कटक का दूसरा नाम क्या है? अल्बट्रास पठार है। पूर्वी प्रशांत कटक का दूसरा नाम अल्बट्रास पठार है। ये पूर्वी प्रशांत कटक का दूसरा नाम क्या है? अल्बट्रास पठार है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये वाला। मालागासी, सोकोत्रा, जंजीबार तथा कोमोरो किस महासागर के द्वीप हैं? मालागासी, सोकोत्रा, जंजीबार तथा कोमोरो किस महासागर के द्वीप हैं? तो ये है हिंद महासागर के द्वीप। ये क्या है? ये सब महाद्वीप हैं। मालागासी, सोकोत्रा, जंजीबार तथा कोमोरो किस महासागर के द्वीप हैं? तो हिंद महासागर के। ये हिंद महासागर के द्वीप हैं, उसके क्षेत्र में पड़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। महासागरीय जल की सतह का औसत दैनिक तापांतर होता है। तापांतर मीन्स ताप में अंतर। ठीक है, महासागरीय जल की सतह का औसत दैनिक यानी प्रतिदिन का ताप में अंतर क्या है? तो नगण्य, लगभग 1 डिग्री सेंटीग्रेड। ये महासागरीय जल की सतह का औसत दैनिक तापांतर होता है नगण्य, यानी लगभग 1 डिग्री सेल्सियस। अगला प्रश्न देखिए। महासागरीय जल का औसत वार्षिक तापांतर होता है। वो तो दैनिक था, प्रतिदिन का। और अब देखिए क्वेश्चन, महासागरीय जल का औसत वार्षिक, सालाना तापांतर होता है, यानी ताप में अंतर होता है। कितना? लगभग 10 डिग्री फ़ारेनहाइट। लगभग 10 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये वार्षिक तापांतर है। महासागरीय जल का औसत वार्षिक तापांतर कितना है?
तो लगभग 10 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। गल्फ स्ट्रीम के कारण उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट तथा उत्तर पश्चिमी यूरोप के पास सागरीय तापक्रम है। क्या घट जाता है, बढ़ जाता है? तो बढ़ जाता है। ये गल्फ स्ट्रीम के कारण उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट तथा उत्तर पश्चिमी यूरोप के पास सागरीय तापक्रम बढ़ जाता है। अगला प्रश्न ये वाला देखिए, क्यूराइल जलधारा क्या है? तो शीतल है, ठंडा है। शीतल मीन्स ठंडा। क्यूराइल जलधारा क्या होता है? शीतल होता है, यानी ठंडा होता है, गर्म नहीं होता है। उसके अगला प्रश्न देखिए, सागरीय जल का हिमांक किस पर आधारित होता है? तो लवणता पर, यानी जो नमक होता है ना, उस पर आधारित होता है। सागरीय जल का हिमांक किस पर आधारित होता है? लवणता पर। अगला प्रश्न, सामान्य जल से सागरीय जल का क्वथनांक या उबाल बिंदु होता है, कितना होता है? अधिक। सामान्य जल से, चूंकि सामान्य जल जो होता है वह उसमें लवणता नहीं पाया जाता है, तो समान जल से सागरीय जल, और सागर का जो जल होता है यानी समुद्र का जल या महासागर का जल, उसमें लवण पाया जाता है, नमक पाया जाता है। तो इसका क्वथनांक या उबाल बिंदु क्या है? तो सामान्य जल से सागरीय जल का क्वथनांक जो है, उबाल बिंदु अधिक होता है, क्योंकि उसमें नमक पाया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, महासागरों में लवणता का औसत क्या है? तो महासागरों में लवणता का है ना औसत 35% है, यानी नमक उसमें 35% पाया जाता है महासागरों में, यानी महासागरों के जल में लवणता का औसत 35% है। तो साफ जाहिर होता है कि 35% नमक पाया जाता है, साल्ट पाया जाता है उसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भूमध्य रेखीय क्षेत्र अथवा विषुवत रेखा के पास लवणता कम प्राप्त होती है, इसका क्या कारण है? भूमध्य रेखीय क्षेत्र अथवा विषुवत रेखा के पास लवणता कम प्राप्त होती है, इसका क्या कारण है? तो इसका कारण है घनघोर व लगातार वृष्टि, यानी वर्षा का होना। घनघोर और लगातार बारिश का होना, वर्षा का होना, रेनफॉल होना। ठीक है, यही कारण है कि भूमध्य रेखीय क्षेत्र अथवा विषुवत रेखा के नज़दीक लवणता जो है, नमक कम प्राप्त होती है, क्योंकि वहाँ घनघोर भारी बारिश होती है और लगातार बारिश होती है, हमेशा होती है, इसीलिए। आगे बढ़ते हैं। पेरू तट के पास उत्तर से दक्षिण दिशा में प्रवाहित होने वाली गर्म जलधारा क्या कहलाती है? अल नीनो। क्या कहलाती है? अल नीनो कहलाती है। पेरू तट के पास उत्तर से दक्षिण दिशा में प्रवाहित होने वाली गर्म जलधारा क्या कहलाती है? अल नीनो कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूर्णिमा तथा अमावस्या को उच्च ज्वार का अनुभव किया जाता है। पूर्णिमा और अमावस्या को उच्च ज्वार का अनुभव किया जाता है। तो निम्न ज्वार की उत्पत्ति कब होती है? तो निम्न ज्वार की उत्पत्ति होती है कृष्ण तथा शुक्ल पक्ष की अष्टमी के रोज। याद रखिएगा, ये बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है ना। पूर्णिमा तथा अमावस्या को उच्च ज्वार का अनुभव किया जाता है। पानी का जो दाब रहता है ना, काफ़ी उफान रहता है, जिसको ज्वार कहते हैं, तो उच्च ज्वार का अनुभव किया जाता है पूर्णिमा के दिन, अमावस्या के दिन, महीने में 2 बार। तो निम्न ज्वार की उत्पत्ति कब होती है? तो कृष्ण तथा शुक्ल पक्ष। कृष्ण पक्ष जानते हो ना, जब अंधेरी रात हो बिल्कुल, उसको कृष्ण पक्ष कहते हैं, और चांदनी रात जब होती है उसको शुक्ल पक्ष कहते हैं। तो कृष्ण पक्ष तथा शुक्ल पक्ष की अष्टमी के दिन है ना,
ये दोनों के अष्टमी के दिन आपको निम्न ज्वार की उत्पत्ति होती है। ठीक है। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है, सूर्य, पृथ्वी तथा चंद्रमा जब समकोण की स्थिति में होते हैं तो निम्न ज्वार उत्पन्न होता है। इस स्थिति को क्या कहते हैं? समकोणी की स्थिति कहते हैं। एक बार फिर से इस प्रश्न को रिपीट करता हूं, सूर्य, पृथ्वी तथा चंद्रमा जब समकोण की स्थिति में होते हैं तो निम्न ज्वार उत्पन्न होता है। इस स्थिति को क्या कहते हैं? समकोणी की स्थिति कहते हैं। तो दोस्तों आज भर के लिए इतना ही। अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, है ना। और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय टू ऑल ऑफ यू।